मूवमेंट के अंदर जो फासला आया है उसको पूरा करने की जो मूवमेंट है उसका नाम रिजर्वेशन वर्गीकरण है। इसीलिए भाई साहब ने अगर 566 पेज की जो जजमेंट पढ़ी होती तो फिर आप कैसे लड़ रहे हैं वर्गीकरण के लाइव लिए? डिबेट करवाओ आपके चैनल पे। सर आप एक सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, गटर में सफाई कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं। तो आप इतने डिबेट की बात कर रहे हैं, कैसे आप डिबेट करेंगे? जो ये लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे तबके से आप कैसे करेंगे? नहीं, तबके की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संवैधानिक तरीके अगर वो संविधान को मानते हैं, रिव्यू लेके जाना। हाँ रिव्यू लेके जाना था, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ आप लोगों का केस? क्योंकि गलत है आप लोग। लेकिन भारत बंद इतना संपूर्ण भारत बंद हो गया, भारत बंद सर, यही बात है। इतना संपूर्ण भारत बंद हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लड़ाई नहीं है कि सरकार अध्यादेश लाएगी या नहीं लाएगी, लाना पड़ेगा सरकार ने, क्योंकि एक जाति का मामला तो है नहीं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1851 जातियों के प्रतिनिधित्व का मामला है। ये ऑस्ट्रेलिया जापान के लोगों की मांग तो है नहीं, ये भी तो भारतीय है ना। और जिन लोगों का ये विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 85 की और साहब कांशीराम की जो बहुजन की थ्योरी कहते हैं, ये डार्विन की थ्योरी के लोग नहीं है, ये भी बाबा साहब की थ्योरी के लोग हैं। अच्छा, आप मतलब है एक जाट समाज के व्यक्ति उन्हें अपशब्द कहते हैं, ठीक है, चमारी कहकर बुलाते हैं, और दूसरी तरफ एक जाट के व्यक्ति जो है वो मौसी का रिश्ता बताते हैं। तो मैं इस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये क्या है? ऐसा है, ये वो कहते हैं ना, हरियाणा में जो दो जिनके साथ 36 का आंकड़ा रहता है, SC/ST एक्ट के जो लेन देन है, उनका डाटा नेशनल क्राइम ब्यूरो से उठाइए आप, किन के मध्य है, आपको भाईचारे का पता लग जाएगा। दूसरी बात है, चलिए कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज DSC का जो महासम्मेलन किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर पहुँचे। सर कहाँ से आए हैं, आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल बनभोरी है और हिसार डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। और ये केवल हरियाणा प्रदेश लेवल का कार्यक्रम नहीं था, जैसा कि आपने देखा होगा, अपार भीड़ यहाँ उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुँचे थे, यहाँ मध्य प्रदेश से भी लोग पहुँचे थे, यहाँ राजस्थान से भी लोग पहुँचे थे, दिल्ली के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँचे थे, और हरियाणा तो यहाँ पूरे संपूर्ण रूप से सम्मिलित है ही, आपने देखा भी होगा यहाँ। अच्छा, आप मुकेश जी, कमल भंबोरी जी, जी कमल भंबोरी जी, आपका मैंने पिछला इंटरव्यू देखा था, जी, तो उसमें आप जो है बहन मायावती जी के बारे में कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कह रहे हैं, और DSC के बारे में समझा भी रहे हैं, और उसकी जो बेनिफिट है उसके बारे में भी बता रहे हैं, आपके साथ क्या क्या शोषण हुआ वो भी बता रहे हैं। एक बार फिर अगर रिपीट कर ले उस बात को। ये रिपीट करने की या बताने की ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है। हालात पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के इस व्यवस्था के सामने रखे हुए हैं। आप लोग देखिए, इस प्रदेश के अंदर हरियाणा एक बहुत सक्षम राज्य माना जाता है। आप देखिए यहाँ पर कितने सपेरे सरपंच बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर कितने डूम पंचायत के मेंबर बने हुए हैं, देखिए आज तक इस प्रदेश के अंदर कितने सिकलीगर MLA बने हैं। सोच करके देखिए यहाँ कितनी बावरिया जाति के लोग MP बने हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं में ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और बहुत सारे मेरे जो साथी हैं जो इसको वर्गीकरण को अतर्कसंगत मानते हैं, इसको गलत मानते हैं, समाज का बंटाधार मानते हैं, तो ये समाज का बंटाधार नहीं है। लेकिन इसमें बंटवारा तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए आप खुद बताइए। ये ऐसा है, मैं अधिकारों के स्वामित्व के आवंटन को मैं बंटवारा नहीं मानता, मैं उसको प्रतिनिधित्व मानता हूँ, और ये वास्तव में प्रतिनिधित्व भी है। और ये मात्र केवल डोमिनेट क्लास का मामला नहीं है, ये देश की तकरीबन 1108 जातियाँ जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अंदर सम्मिलित है। 744 जातियाँ इसमें शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती हैं और 1108 जातियाँ इसमें शेड्यूल कास्ट में आती हैं। तो कुल मिलाकर के 1851 जातियों का मसला है। अब एक बात सोच करके देखिए, यहाँ एक सपेरा जाति के लोग बैनर बनवा करके आए हुए हैं। ये क्रांति का आगाज है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने का नाम DSC कार्यक्रम है, DSC आंदोलन है। वो जाति जिसे इस देश की व्यवस्था के अंदर पेशेगत रूप से देखा जाए कि अब सपेरे जो सांप पकड़ने वाले हैं, क्या वो आरक्षण के लिए लड़ेंगे, क्या वो लोग अपने लोगों को IAS IPS बनाने की बात करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, जब उन लोगों को लगा कि इस देश में IAS IPS केवल डोमिनेट क्लास के लिए नहीं है, एक सपेरा जाति के वोट की वैल्यू और सपेरा जाति के अधिकार की भी वैल्यू इस देश में वही समानता, स्वामित्व, समानता और बराबर की है, जिसमें बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) के बिहाफ पे और अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जजमेंट के बिहाफ पे इस प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो आधिकारिक आंदोलन मिलने का काम हुआ है, ये वास्तव में क्रांति का काज है। एक वंचित अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए अधिकारों की जागरूकता का ये कार्यक्रम सम्मेलन है। लेकिन बाबा साहब ने क्या ये कहा था कि
जो पढ़ेगा लिखेगा सिर्फ आरक्षण का फायदा उसको मिलेगा और वही जो है तरक्की कर सकता है, आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ उसी को मिलेगा। किस तरीके से आप देख सकते हैं? जब गांधी ने बाबा साहब से यह सवाल किया था कि वोट का अधिकार तो उसी आदमी को मिलना चाहिए जिसको 10वीं पास हो, 1931 में गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाबा साहब ने वहाँ से जो नींव रखी थी प्रतिनिधित्व की, तो बाबा साहब ने कहा था नौकरी लगना, एमएलए बनना, प्रतिनिधित्व लगना, वोट डालना, उसके लिए कॉमन मिनिमम राइट एज 18 साल हो और वो देश के हर आदमी, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो और चाहे वो गाँव के अंदर बिल्कुल गरीब आदमी हो, अपना व्यक्तिगत पैसे से जुड़ा हुआ हो, उसमें एजुकेशन मायने बाद में रखती है, उससे पहले उसके प्रतिनिधित्व के मामले की बात है। अब किसी आदमी को पहले अवसर होगा तभी तो योग्यता निर्माण करने का फायदा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राइट दिए थे, ये तो वही बात होगी कि भाई योग्यताएं। लेकिन लोग कहते हैं जैसे जिसकी संख्या भारी उसी की अधिकारी, क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं, संख्या के अनुपात में मिला, हरियाणा में संख्या के अनुपात में पूरे प्रदेश के अंदर दिए। ये जो मान्यवर साहब का, लेकिन 11 तारीख को दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम एएसपी पार्टी करती है और वो कहते हैं वंचित समाज को अलग से जो है आरक्षण मिलना चाहिए, वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो आप कितना लड़ रहे हैं इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, असंवैधानिक बात करने का, वर्ग लाने का काम आप मंच में, हीरोइज्म का मामला नहीं है, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मामला है, 7 जजों की बेजमेंट का मामला है। इसमें आवश्यकता और जरूरत प्रथम पहले कौन सी है ये देखने की जरूरत है। रही बात एएसपी के बात की, वो कह रहे हैं वो संविधान में 9वीं अनुसूची में भी डालने की बात कर रहे हैं। क्यों बात वही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का ऑप्शन देके गए हैं। क्या है 9वीं सूची, बताइए? 9वीं सूची एक ऐसी सूची है, उसके अंदर जो कानून बने हुए हैं या नए कानून बनेंगे, जब उन कानूनों को 9वीं सूची के अंदर डाल दिया जाता है तो उनको आगे सदियों सदियों तक किसी भी तरीके की छेड़खानी सरकारें, सेफ रखा जाता है। हाँ, उनको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें छेड़ नहीं सकती। वो एक टाइप का फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। अब इस मामले में एक आदमी, जो लोग कहते हैं कि रेस की स्टार्टिंग लाइन बहुत एक से हुई थी, भाई तुम उस ड्राम में 1907 में गांधी को लेकर के वायसराय से ज्ञापन देने का काम करते थे कि भाई मंडियों में हमें चमड़े के सामान को बेचने की अनुमति प्रदान की जाए, हमें अलग संस्थान अलग से उपलब्ध करवाए जाए, हमारे लिए जमीनें अलग से उपलब्ध करवाई जाए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उस एएसपी के ब्रिगेडियर साहब से भी कि आज एक जो जाति है वो उस समय भी ऊँट के ऊपर उसका सामान था, ऊँट के ऊपर उसका घर था, आज भी ऊँट के ऊपर उसका घर है। उस समय एक जाति जो चरमकार पेशे से जुड़ी हुई थी, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के हर स्टेट के अंदर सीएम बनाने का चेहरा रखती है। तो फिर स्टार्टिंग लाइन एक से थी तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? क्योंकि उनके लिए उनके अवसरों के सामने, उनके प्रतिनिधित्व के सामने जो बहुसंख्यकवाद की दीवार बन करके खड़ी हुई है, जो अलग तरीके का भेदभाव सामने आया है, उस भेदभाव को दूर खत्म करने का नाम डीएससी वर्गीकरण है। ये उन लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, जो 11 तारीख का जो प्रोग्राम दिल्ली में किया गया एएसपी पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, उसमें जब कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सरकार को दिखाने के लिए नहीं, सरकार को चेताने के लिए नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति को जगाने के लिए शायद वो प्रोग्राम किया गया था। जिस तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं, पोस्टर डाली जा रही है, वो मान्यवर देश समझता है ना तो वो आरक्षण को बहाल करवा सकता, ना वो आरक्षण जब मिलेगा, वर्गीकरण अलग मिलेगा प्रतिनिधित्व को, ना वो रोक सकता है। वो साफ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो अतिवंचित जातियां, जो संख्या में कम है, जिन्होंने आज तक बोलना नहीं सीखा है, जिन्होंने आज तक बैनर नहीं बनवाया, सभाएं बनवाने की तो दूर की बात है, प्रदर्शन कानून राइट कॉन्स्टिट्यूशनल की तो बहुत दूर की बात है, जो आज तक बोलना नहीं सीख पाई, उन जातियों के ऊपर मैं सरासर एक बहुसंख्यकवाद की ये मानता हूँ कि देखो हमने दिल्ली में ये कर दिया, हमने देश में भारत बंद करने का जो काम किया, अगर तुम लोग इस तरीके से हमारी जाति के खिलाफ या हमारी जाति से अलग होने का काम करोगे तो हम भारत बंद कर सकते हैं, तो कुछ और भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या वो देश के प्राइम मिनिस्टर है या फिर देश के 543 में से 200 सांसद उसके पास है कि वो रिजर्वेशन में 25% की बढ़ोतरी करवा देगा? कैसे करवा देगा वो? जब वो हमारे साथ शामिल होता, हमारे अधिकारों में शामिल होता, जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के वो चले थे, वो कहीं ना कहीं उस बहुजन मूवमेंट में उसको एक नेतृत्व मिलने के जो चांस थे, उन चांस मिलने से पहले उसने इस देश की 1851 जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक प्रतिनिधित्व और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रतिनिधित्व जो मिलने वाले थे, उनके खिलाफ भारत बंद करके और उनके खिलाफ जो
दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुला करके अपने आने वाली भविष्य की जो राजनीति है उसके ऊपर ताला लगाने का काम कर दिया है। और ये बात आप लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर देख भी रहे होगे। अभी जींद में क्या किया उन लोगों ने, जींद में क्या किया, लोगों ने सरेआम काले झंडे दिखा रहे हैं उसको। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनी हुई पार्टी और जय भीम के साथ तू ये कहता है कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कि भाई ये सपेरिया के सामने तुम्हारा नारा है क्या? ये जो सिकलीगर है, जो भाटी है, जिनकी लड़कियां आज भी पुलों के नीचे बैठी है, जिन्होंने आज तक बाथरूम नहीं बनवाया, तुम पार्लियामेंट में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, ये उनके सामने जोर जुल्म की टक्कर और संघर्ष तुम्हारा नारा है क्या? और उनके सामने तुम जय 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 भीम का नारा लगा रहे हो, तो शर्म आने की बात है। ये उसको समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है। एनिलिएशन ऑफ कास्ट को उसको पढ़ा होता तो जाति पाति बिजनेस में बात करता, जाति के गर्व की बात नहीं करता। ऐसे तो हम भी लिखते हैं। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं, वो एक जाति की बात करते हो तो बहुजन की भी बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं कि सबको हक मिलना चाहिए, सबके लिए लड़ रहे हैं। बहुजन और हिंदू ये दो पॉलिटिकल नारे हैं। सवर्ण जातियों में मनवादी जो सिरे के मनवादी है, उनके अलावा देश की व्यवस्था में कोई अपना सर ना उठा ले, ये उनको दबाए रखने का शब्द है। बहुजन आज वो शब्द बन के रह गया है जिसमें शेड्यूल कास्ट और अछूत घोषित कर दी गई जो जातियां हैं वो किसी तरीके के आधिकारिक और सामाजिक आंदोलन में अपना प्रतिनिधित्व कायम ना कर दे, ये उनको दबाने का शब्द रह गया है। अन्यथा 7 जजों की बैठ, वो कहता है ना कि वे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को उठा करके चलते हैं। तो भाई साहब संविधान के 16वें पेज पे 15-16 पेज तो पढ़े होंगे भाई साहब ने। 16वें पेज पे आर्टिकल 16(4) लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोई भी समाज, कोई भी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां किसी भी मामले में पीछे रह जाती है, संविधान का ये राइट उनको आगे लेकर के आने के लिए, उनके अलग से संवैधानिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए इस देश की राज्य सरकारों के लिए अलग से प्रावधान करता है। क्या उन्होंने 16 पेज भी को नहीं पढ़े? दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं भी होता तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थोड़े हैं, भगत बनने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कानून उस समय नहीं था तो आज बनाओ, एक कौन बात करेगा? ऐसी ऐसी जातियां भाई साहब, चंद्रशेखर रावण साहब ने जातियों में अपने संगठन में, बहुजन की तो दूर की बात है, 15 जातियां के नाम याद कौन पाए। तो भाई साहब वो आप लोगों के लिए जब भारत बंद कर रहे हैं, सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि ये हक मिलना चाहिए, उनका दबाव सरकारों पे नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं ना, वंचित जातियों पे है। वो तो यही बता रहे हैं ना, हम तो सभी के लिए लड़ रहे हैं, वंचित जातियों, चाहे वो ए कैटेगरी को चाहे बी कैटेगरी को, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर आप उनको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? देखो ऐसा जब पहली बार इस देश में अंदर है ना अछूतों को, समस्त अछूतों में बात कर रहा हूँ, समस्त अछूतों को अधिकारों की जब हम बात करते हैं, पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटिश काल में 1836 में समस्त अछूतों को पढ़ने का अधिकार मिला डार्विन की थ्योरी के तहत। तो जब पढ़ने का अधिकार मिला, उस पढ़ने के अधिकार में समस्त अछूतों का अधिकार मिला। सभी को, कुछ लोग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तक पहुंच पाए, उस समय तो कॉलेज यूनिवर्सिटियां ही नहीं थी। हरियाणा प्रदेश में तो आज नहीं है, और देश के तमाम हिस्से तो ऐसे हैं जब लाइट नहीं पहुंच पाई, स्कूल और मास्टर की तो बहुत दूर की बात है। तो जहाँ शिक्षा की जो बात करते हैं, दूसरा जो राइट मिला डॉक्टर, जब ये 100 साल के बाद बाबा साहब के परिणामों की वजह से 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में समस्त अछूतों के प्रतिनिधित्व की बात है, तो वहाँ राइट जब मिले, उन राइट्स को इंडिया एक्ट के तहत और संवैधानिक सुधार एक्ट के तहत 1935 में लागू किया गया। 1935 में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो बातें बनाना चाहता था कि वे जब अछूत सारे हैं तो क्यों ना सभी को बैकवर्ड बनाया जाए, या सभी को शेड्यूल कास्ट बनाया जाए, क्यों ना सभी को शेड्यूल ट्राइब बनाया जाए, तो क्यों ना समस्याएं अलग अलग है, इसीलिए प्रतिनिधित्व अलग अलग है। इसीलिए आज उस समय जो समस्याएं सेम थी, आज परिस्थितियां, अब आप गुरु नानक सिंह आयोग की जो बात करिए, परिस्थितियां देखिए, 74-26 का आंकड़ा आया है नौकरियों में, हरियाणा प्रदेश की शेड्यूल कास्ट की में 74-26 का मामला आया है। जो चरमकार जाति हैं वो 74% नौकरियों में है गुरु नानक सिंह आयोग के तहत। और जो वंचित जातियां हैं, जो 37 वंचित जातियां हैं, जिनमें सपेरा, साटिया, सिकलीगर, भाट, प्रेरणा, बंजारा, बेडकोट, बाजीगर, सिकलीगर, प्रेरणा, ये जो तमाम जो जातियां आती है, उनकी पॉपुलेशन उनके सेम बराबर है। एक जाति 74% नौकरियों पे काबिज हो रही है, और दूसरी जो जातियां हैं वो मात्र 26 पे पहुंच पाई है। तो ये फासला देखिए, इस फासले को, इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और संवैधानिक आधिकारिक मूवमेंट के अंदर जो फासला आया है, उसको पूरा करने की जो मूवमेंट है उसका नाम रिजर्वेशन वर्गीकरण है। इसीलिए भाई साहब ने अगर 566 पेज की जो जजमेंट पढ़ी होती और अपनी लीगल टीम भी उनके पास होती, आपके जो धड़ा है, आपका जो
पक्ष है वंचित समाज का, वो लोग आपको कह रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं किया और कोई अच्छे से पढ़ भी नहीं सकता, तो फिर आप कैसे लड़ रहे हैं वर्गीकरण के लाइव लिए? डिबेट करवाओ आपके चैनल पे। सर आप एक सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, गटर में सफाई कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं। तो आप इतने डिबेट की बात कर रहे हैं, कैसे आप डिबेट करेंगे? जो ये लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे तबके से आप कैसे करेंगे? नहीं, तबके की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि ये गलत है, तो गलत है तो भाई ठीक है, तुम्हें ये असंवैधानिक बात लगती है तो संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, रोड पे आने की क्या जरूरत थी? संवैधानिक तरीके, अगर वो संविधान को मानते हैं, रिव्यू लेके जाना। हाँ रिव्यू लेके जाना था, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ आप लोगों का केस? क्योंकि गलत है आप लोग। लेकिन भारत बंद, इतना संपूर्ण भारत बंद हो गया, भारत बंद सर, वही बात है। इतना संपूर्ण भारत बंद हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उससे तो सरकार जो है अध्यादेश तो लाई होगी या ला रही है? देखो, रिजर्वेशन जो वर्गीकरण की जो बात है, ये एक पाक पवित्र मूवमेंट है। लोगों में समय समय के साथ जैसे जैसे ताकत निर्माण होती जाएगी, सांगठनिक ताकत निर्माण होती जाएगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते जाएंगे। और ये कोई नई लड़ाई नहीं है कि सरकार अध्यादेश लाएगी या नहीं लाएगी, लाना पड़ेगा सरकार ने, क्योंकि एक जाति का मामला तो है नहीं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1851 जातियों के प्रतिनिधित्व का मामला है, सरकार ने लेके आना पड़ेगा। एक जाति संख्या में बहुत प्रभावित हो सकती है, एक जाति लंबे समय से जो रिजर्वेशन का लाभ ले रही है, संवैधानिक अधिकारों का जो लाभ ले रही है, और उसके तहत वो इतनी बड़ी बात नहीं कि वे सरकारें, बाकी जो लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जापान के लोगों की मांग तो है नहीं, ये भी तो भारतीय है ना। और जिन लोगों का ये विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 85 की और साहब कांशीराम की जो बहुजन की थ्योरी कहते हैं, ये डार्विन की थ्योरी के लोग नहीं है, ये भी बाबा साहब की थ्योरी के लोग हैं। 1962 से पंजाब से जब ये लड़ाई शुरू हुई, 64 साल के करीब ये लड़ाई शुरू होगी, और बड़े संघर्षों के बाद हरियाणा में KL सरवटा जी आए, किशन लाल सरवटा जी आए, 1965 में हरियाणा पंजाब अलग हो गया। हरियाणा पंजाब अलग होने के बाद ये लड़ाई, वो सरवटा जी का फतेहाबाद के अंदर एक छाबड़ा कला गाँव है, वहाँ पर आकर के बस गए, और ये लड़ाई यहाँ पे शुरू होती रही। 1980 में वंचित नौजवान सभा का गठन हुआ, उन सभा के द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर रोहतक में पहला ज्ञापन दिया गया। ये लड़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई और 80 में लड़ाई इस सिरे तक पहुंच गई ताकि वे सरकार ने 94 में गुरनाम सिंह आयोग नाम का गठन बनाना पड़ा। जब ये हमारी इतनी लंबी लड़ाई, हमने 94 में अपने रिजर्वेशन में वर्गीकरण करवाने में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे बुजुर्ग रहे, हमारे से पहले की पीढ़ी जो लड़ी, वो कामयाब रही। और जब इस संघर्ष की लड़ाई को 2005 में मैं आपको बता देता हूँ, 13 से 14 जाति डोमिनेट क्लास के थे, चरमकार जातियों के थे, 13 से 14 एक जातियों के थे, दोनों सांसद उनके थे, ऊपर नीचे से कांग्रेस की सरकार थी। अब सेंटर में एक जाति का पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व तो इतना मजबूत था कि इसने संवैधानिक मांग को रद्द करवाने का काम किया। और मैं जो आपने जो शैलजा का सवाल किया है ना, मैं उस बात को बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मामला कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो हमारे समाज की एक सम्मानित महिला है, और हम किसी भी तरीके की उनकी टिप्पणी नहीं करते, बल्कि किसी भी समाज की महिला हो, महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करना, चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य से हो या फिर वो सामाजिक उद्देश्य से हो, मतलब इसकी निंदा करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, एक जाट समाज के व्यक्ति उन्हें आप शब्द कहते हैं, ठीक है, चमारी कहकर बुलाते हैं, और दूसरी तरफ एक जाट के व्यक्ति जो है वो मौसी का रिश्ता बताते हैं। तो मैं इस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये क्या है? ऐसा है, ये वो कहते हैं ना, हरियाणा में जो दो जिनके साथ 36 का आंकड़ा रहता है, SC/ST एक्ट के जो लेन देन है, उनका डाटा नेशनल क्राइम ब्यूरो से उठाइए, आप किन के मध्य है, आपको भाईचारे का पता लग जाएगा। दूसरी बात है, ये राजनीतिक भाईचारा है, हमने पता है। ये जो मौसी की जो बात कर रहे हैं, मिर्जपुर को बात करिए, देखिए किसके पास है। चलो मिर्जपुर तो वाल्मीकि जाति के लिए था, DSC के लोगों के लिए था, बगाना के बारे में पता करिए ना, सच्चा खेड़ा के मारे में मौसी के लोग आमने सामने क्यों थे, गिरावड़ में वो क्यों थे, छत्र में सामने क्यों थे, कपड़ों में सामने क्यों थे, मिर्का में सामने क्यों थे। अगर मौसी के लोग हैं तो ये सामाजिक हिस्सा क्यों होती है? अगर ये हमारे साथ सामाजिक भाईचारे की बात करते हैं, देखो हम किसी जाति का टारगेट नहीं करते, लेकिन वो समर्थन तो दे रखा है ना, ASP पार्टी ने JJP को और BSP पार्टी ने माननीय चौटाला साहब को जो है समर्थन दे रखा है, एक साथ हो मिलकर लड़ रहे हैं। देखो, जब दो शोषक सामने आ जाते हैं ना, और जब उनको अपने सामाजिक अस्तित्व का खतरा हो जाता है, तो दो बड़े शोषक आपस में हाथ मिलाने का काम करते हैं। और ये मैं इस गठबंधन को इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता, वही काम हो रहा है। देखिए, युवा भी हमारे साथ में हैं। देखिए
क्या कहना चाहेंगे? क्या आप जो हम हमारी बात सुन रहे हैं उस पर कम शब्दों में क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम अक्षय खंडेला है और मैं जींद गांव से हूँ, जींद जिले से हूँ। और मैं जो जागो समाज न्यूज़ चैनल का और हमारे सुनील अंजालन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि पुरजोर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से डीएससी समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, वह आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज जो है डीएससी सम्मेलन रखा गया है जींद के अंदर। उस सम्मेलन में जो है डीएससी समाज की जो 36 जातियां थी, उन्होंने इस महासम्मेलन के अंदर सम्मिलित होकर अपनी एकता कायम की है। इस महासम्मेलन के अंदर वाल्मीकि समाज के अनेक धर्मगुरु पहुंचे, पूर्व राज्य मंत्री जिन्होंने पुरजोर तरीके से डीएससी समाज की आवाज़ को बुलंद किया था। अपने पद रहते माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष भी इस बात को रखा था कि जो डीएससी है इसको रोजगार में भी लागू किया जाए, ताकि रोजगार से वंचित जो जाती है उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। और आज जो है इस डीएससी महासम्मेलन को जो जींद में रखा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रोजगार शिक्षा में तो ये लागू कर दिया गया। 2020 के अंदर मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा, 2020 के अंदर भाजपा सरकार ने इसको शिक्षा में लागू किया था, लेकिन अभी तक ये जो है रोज़गार में लागू नहीं किया गया है। और हमारी हरियाणा सरकार से बार बार अपील है आपके चैनल के माध्यम से इसको रोज़गार में भी लागू किया जाए, ताकि रोज़गार से वंचित जो जाते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। चलो।